नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एनसीईआरटी की एक पॉलिटी की भी क्लास होगी, 6 से 12 तक की इसकी भी क्लास चलेगी। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी आज हम पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले विषय सूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके विषय सूची में पहला चैप्टर है विविधता। जो इकाई 1 है उसका क्या नाम है? विविधता। उसके चैप्टर 1 का जो नाम है विविधता की समझ। दूसरा विविधता एवं भेदभाव। इसमें कैसे भेदभाव होते हैं, विविधता के कारण क्या-क्या भेदभाव देखने को मिलते हैं। फिर है अगला इकाई जो है वो हमारा अगला इकाई है सरकार। मतलब सरकार क्या है, ये कैसे काम करती है, ये क्या सुविधाएँ देती हैं, इसके बारे में हम मतलब जानकारी लेंगे। चौथा चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। उनके क्या मुख्य तत्व हैं लोकतांत्रिक सरकार के। अगला इकाई है इकाई 3, जिसमें स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे गांव के आसपास के नगर का प्रशासन कैसे काम करता है, गांव का प्रशासन कैसे काम करता है, पंचायती राज कैसे काम करता है, ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी। अगला यूनिट है इकाई 4, जिसमें आजीविकाएँ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कैसे आजीविका मिलती है, शहरी क्षेत्र में कैसे आजीविका मिलती है। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा पहला चैप्टर है विविधता। क्या है? विविधता। विविधता मतलब क्या होता है? पता है आप लोगों को? आगे पता चलेगा विविधता मतलब क्या होता है। सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हर जगह तो हम देखते हैं वो ऐसा काम करता है, वो ये करता है, वो करता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट लिया गया, कुछ भिन्न लिया गया। क्या? किसी स्त्री की बात हो रही है। चलिए आगे। कहता है शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे क्या करें, लड़कियों को हम सीधे संबोधित करें। यदि हम अपने सभी अभी तक की पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूप का ही प्रयोग किया जाता है। बात तो सही है, हर जगह कहाँ होता है, एक लड़का ही तो होता है। इसलिए ये बताना चाहता है कि कोई भी विविधता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, किसी भी तरह का। आगे देखिए, यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। मतलब आगे वाले पाठ में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, हमारा पहला चैप्टर आ गया विविधता की समझ। क्या है? विविधता की समझ। कह रहा है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। ऐसी कौन सी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? सेम वही जो पीछे वाला था। आगे चलते हैं। कह रहा है आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए हैं। देखिए यहाँ देख रहे हैं 6 क्लास के बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं, छोटे-मोटे, गोले-वोले। बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बॉक्से में आप अपना चित्र बनाइए। आप यहाँ अपना फिगर बना सकते हैं। क्या आपका चित्र अपने चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। अलग सबका तो एक सेम होगा नहीं, सब लोग अलग-अलग तो होते ही हैं। कह रहा कि ऐसा इसलिए कि हम सब का चित्रकारी करने का अपना-अपना तरीका है। सब लोग अलग-अलग डिफरेंट तो है ना, डिफरेंट है, डिफरेंट चित्रकारी करेंगे, अलग-अलग तरह की बातें होती हैं, है ना? सब तो सेम होते नहीं हैं, वही कह रहा है। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना क्या है, अलग-अलग तरीका है। इससे जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान-पान आदि में भी क्या है, विविधता या भिन्नता है। कह रहा है अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। यहाँ पे कह रहा है बाहर जाते समय क्या पहनना आप पसंद करते हो उसको भरिए। मैं घर में कैसी बातें करता हूँ उसके बारे में। कौन-सा पसंदीदा खेल है उसके बारे में। आप कौन-सी किताब पढ़ना चाहते हो उसके बारे में कह रहा है, आप भर सकते हैं इसको। यहाँ पे कह रहा है कि जो है भिन्नता वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था।
यहाँ से शुरू होगा। कह रहा अपने अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए आपने कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं, है ना? कोई आपका दोस्त ऐसा है जो आपका सेम शक्ल का हो, आपके दिमाग का हो, आपके जैसा हो? तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। क्या कक्षा में कोई ऐसे साथी भी है जो आपकी तरह हूबहू मिलते हैं? शायद नहीं। हालाँकि ऐसा होगा कि साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते-जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएँ बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में उनसे बिल्कुल अलग। बात तो सही है। कह रहा दोस्ती कैसे करना? क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो बहुत भिन्न हो, जो बहुत अलग होगा? जैसे मान लीजिए आप जैसे कहीं ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं और उन लोग से बातें करते हैं। लेकिन अगर आप वही दूसरे जगह जाएँगे, वहाँ की भाषा अलग होगी, पहनने का पहनावा अलग होगा, तो क्या आप उन लोगों से बात करेंगे? नहीं ना, कुछ तो सोचेंगे ना दिमाग में, वही बता रहा है ये। दी गई कहानी है किसके बारे में सोचे? मैंने ऐसे मज़ाक की तरह लिया। मज़ाक की फटे पुराने कपड़े पहने और छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद की भीड़-भाड़ वालों चौराहों की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। वो क्या करता था? अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुज़रता, वो अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी-अंग्रेज़ी के मिले-जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार माँगा। उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? उसके दिमाग में क्या था कि मतलब ये कैसे हैं, ये इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या है, इन्होंने जब हिंदी की माँगी तो वो क्या है उसका वो सोचने लगा कि इनको हिंदी भी आती है। वही तो सब लोग भिन्न-भिन्न होते हैं ना, वही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से आप लोग सुनिए। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्या तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। सुने? वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। फिर कह रहा सब्जेक्ट, उसने पूछा जो अब भी स्कूल नहीं गया, उसको मैं समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। उसने क्या कहा कि वो बच्चा स्कूल कभी गया ही नहीं है, तो इसको कैसे बताएँ कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। बस कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मैं पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर सुना 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह! यह कुछ पढ़ाई-लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम स्कूल कभी गए हो? कभी नहीं। उसने क्या कहा? कभी नहीं। उसने जवाब दिया कि फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊँचा था, तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं क्या अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया।
मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। उसका नाम क्या था? समीर। अब देखिए कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप लोग सुनेंगे ध्यान से वीडियो को तो समझ में आएगा कितनी अच्छी कहानी है। एक एक आदमी एक बच्चे के माध्यम से हमको विविधता की समझ करा रहा है, इतनी बड़ी बात है। कह रहा आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र। कौन है, जानते हो? पवन पुत्र किसको कहता है? हनुमान को कहते हैं, वही कह रहा है। तो अब से आप एक समीर है, मैं समीर दो। मतलब एक समीर वो, एक समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन अगले दिन उस चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने कुछ मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वो बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई अंतर लिखिए। उनके में अंतर क्या है बताइए? आप पढ़े हैं ना? वो क्या था? वो एक पेपर बेचने वाला बच्चा था, पढ़ा लिखा नहीं था, और वो पढ़ा लिखा था। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? हो सकता है। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए इसका आंसर। हम पढ़ा रहे हैं तो इसका आंसर तो देना आपको लोग को पड़ता है ना। फिर कह रहा, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, और न आगे कभी फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता। जब वो मेरठ की खबर आई, वो सुन के क्या हो गया? लापता हो गया, मतलब चला गया होगा। उसके बाद लेखक को क्या है, वह समीर दो नहीं मिला। मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया? जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहाँ समीर दो को हिंदी बोलता है। दोनों की भाषाएं क्या है, अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसलिए ऐसा प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करने का क्या है, महत्वपूर्ण था। समीर एक, समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां। समीर दो क्या था? समीर एक हिंदू है और समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई कठिन अन्य मामलों में भी क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, अलग थे। फिर कह रहा, उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की, समीर दो ने अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर, कपड़े की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि ये क्या है, गैर बराबरी का रूप है। मतलब क्या है, जैसे एक दूसरे के बराबर ना होना। इसको हम क्या कहेंगे, विविधता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, गैर बराबरी कहेंगे। हम आपके आसपास देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग, परिवार होंगे जिनको खाने के लिए ही वो पैसे नहीं होते। वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे? छोटे हुए बच्चों को ही काम पे लगा देते हैं। ये सब क्या है, गैर बराबरी है। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सरकार क्या करती है, इसी पे तो काम करती है। चलिए आगे। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर अवसर तो नहीं होता कि वो पढ़ने जाएं। ऐसा कोई मिलेगा उनको, कोई अवसर देगा कि तुम ऐसा करो, तुम पढ़ाई करो? नहीं, उनको क्या है, मेहनत करना पड़ता है। और ना ही जमीन या पैसे जैसे
संसाधन जो दूसरों के पास है और लोगों के पास होते हैं, कुछ लोगों के पास ये सब सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। ये क्या है? विविधता का रूप नहीं है। या लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। जाति क्या है? जैसे सब लोग जनरल के, ओबीसी के, एसटी, एससी के, ये सब हमारी जातियाँ हैं। ये जातियों की क्या है? ये एक असमानता के कारण भी हैं। इस व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बाँटा गया है। इस बँटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा थे, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उसके पास क्या है? वो मतलब वो जो है पैसे की प्रॉब्लम, फिर वो अपनी उस व्यवस्था में नहीं था कि वो कुछ कर सके, जहाँ से मतलब वो पढ़ने के लिए उसको मौका मिल सके। फिर कह रहा है कि क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं? बात तो सही है, बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके आस-पास देखते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते। कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको वो मौका नहीं मिलता है। इस पे आप लोग अच्छे से चर्चा कीजिए। कह रहा है अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। बात तो सही है, जिस आप घर में पैदा होंगे आपकी जाति क्या मानी जाती है? उसी जाति की मानी जाती है। कुम्हार ठीक है? अब बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। मतलब को जैसे जिस घर के लोग होते हैं, वो उसी जाति के मतलब वो रूप में चलना पड़ता है। चाहे वो किसी भी जाति को जो उनका काम होता है उसी को करना पड़ता था। वही बता रहे हैं लेखक हमारे। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर-बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। गैर-बराबरी के बारे में क्या कह रहे हैं? आगे पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। चलिए, जैसे समीर 1 समीर 2 दोस्त बने ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी। सबके दोस्त होते हैं, वही कह रहा है। जो आपसे बहुत अलग होंगे, सब भिन्न-भिन्न होंगे, सब अलग-अलग प्रकार के होते हैं। आपने शायद उसके घर में अलग-अलग तरह का खाना खाया होगा। है ना? सब जैसे हम दोस्त के घर जाते हैं तो कुछ अलग मिलता है खाने के लिए। कुछ लोग अलग बोलने की तरह होते हैं, कुछ लोग अलग रहने वाले होते हैं। ऐसे सबके घर क्या होती है? भिन्नताएँ होती हैं। फिर कह रहा है उनके घर में अलग-अलग खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इसके बारे में क्या कह रहा है लेखक कि सूची बनाइए, कहाँ गए थे, कैसे क्या किया। फिर कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में से हमेशा क्या होती है, खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे क्या होते हैं, विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा-रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी, उन सभी कहानियाँ मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं, जो इस तरह पर रहती है, ऐसी जगह जीवन की एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। जैसे बहुत लोग कहानीकार और चित्रकार जो होते हैं, वो चित्र के अगर आप बताएँगे कि उनकी ऐसी नाक थी, उनके ऐसे कान थे, ऐसे बाल थे, वो क्या करेंगे चित्रकारी के माध्यम से आपको उनका तस्वीर प्रकट करते हैं सामने, वही बता रहे हैं। अगर कहानीकार होगा तो वो उनके बारे में ऐसी कहानियाँ लिखेगा। जाकर भी लिखेगा, आपके द्वारा बताए गए माध्यम से भी वो कहानी लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि यह कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल एवं सफ़ेद। बस 2 रंग के कपड़े पहनते हों ऐसा जगह हो। एक तरफ का खाना खाते हों। क्या करते हो? एक तरह का खाना खाते हो। समान रूप से केवल 2 पशु-पक्षी को पालते हो। उदाहरण के लिए हिरन और
कौवा केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर ये कैसी कहानियां लिख पाएंगे? क्या आप वैसे जगह रहेंगे तो लिख पाएंगे कहानी? लिखने के लिए क्या चाहिए हमको? भिन्न भिन्न प्रकार की जगह पे जाना होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पहनावे के बारे में, भिन्न भिन्न प्रकार की कहानी के बारे में लिखना होगा। कह रहा है भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम भिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तरह भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं, या उनमें से एक तरीका बताया गया है जो और तरीके हैं। प्रार्थना, इबादत करना, वो क्या करते हैं? भक्ति और गीत के माध्यम से गाते हैं। शादी करना, शादी कैसे करते हैं? अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर में औरतों का क्या है? फैनेक पहनना। अभिवादन करना, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना है। चावल पकाना मतलब मीट या सब्जी डालकर बिरयानी बनाना है। कह रहे कई चीजें केवल हमारे लिए क्या है, एक तरीके अलग हैं। काम तो वही होता है, बस तरीका क्या है, अलग अलग है। हम विविधता को कैसे समझे? करीब 200 सवा 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार जीवन का हिस्सा ही नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की क्या करते थे? तभी भी यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में। लोग एक जगह कृषि कार्य करते थे, फिर वहां से वो चीज खत्म हो जाती थी तो फिर दूसरे जगह चले जाते थे। फिर कह रहे चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा लोग जब नई जगह बसना शुरू करते तो रहन सहन में क्या होता है, थोड़ा बदलाव होता है ना। सब लोग अलग अलग जगह जाएंगे तो वहाँ पे कुछ तो चेंजेज आए। अभी हम लोग जाएंगे कहीं पे तो वहाँ पे रहेंगे 2 4 दिन तो वहाँ के कुछ तो ढंग सीखेंगे ना, कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आता है। कुछ चीज़ें नई वे अपना लेते हैं, वो कुछ चीज़ें पुराने डर पर ही क्या करते हैं, वो चलते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का क्या हो जाता है, मिश्रण होता रहता है। उनके संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है ना। जब दो जगह जाएंगे तो कुछ तो आप सीख के आएंगे कि नहीं ऐसे यहाँ होता है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। अ- अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और सांस्कृतिक को आकार देने में योगदान दी किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है ना। पहाड़ी इलाके में जाएँगे आप, वहाँ कुछ खाने का बनाने का तरीका अलग, उगाने का तरीका अलग, ज़मीन पे क्या है कुछ अलग उगाएँगे। अब जो चीज़ पहाड़ पे होगा ज़मीन पे तो हो नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए पहाड़ पे हम कोई चीज़ उगा रहे हैं, ज़मीन पे अगर वो चीज़ वर्षा होगी ज़्यादा तो वो चीज़ तो उगेगा नहीं। ऐसा होता है। विविध ये सब क्या है, भिन्नताएँ पाई जाती हैं। अलग-अलग जगह की अलग-अलग भिन्नता। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान-पान की आदतों में फ़र्क, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे, वे भी क्या होंगे, अलग-अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्ज़ी या अनाज उगाते हैं। शहरों में उतना भूमि भी नहीं होती है। लोग घनी बस्ती बना के रहते हैं, तो कहाँ से वहाँ पे कृषि कार्य करेंगे, या फिर जिनके पास रहता भी है, तो वो लोग उतना वो नहीं रखते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर भी निर्भर है, तो क्या ज़्यादातर बाज़ार से ही खरीद लाते हैं। उनके पास क्या है, थोड़ा टाइम भी कम होता है। आइए भारत के 2 भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए ये समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर
उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ा है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूँढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ हैं। लद्दाख और केरल को आप लोग एटलस खोलिए और उसमें देखिए लद्दाख और केरल कहाँ हैं। इनके भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है। चलिए लद्दाख के रास्ते बहुत लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थान पर स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। क्या है अब यहाँ पे दोनों जाति क्या करती है, एक ही गाना को गाती है और उस पर नाटक खेलते हैं। यहाँ थोड़ा सा छूट गया था, ऐसे देख लीजिए। लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पूर्व हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जो जम्मू कश्मीर है उसके पूर्व में ये एक पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है और यहाँ इलाका हर वर्ष क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ क्या होता है, पूरा बहुत समय तक बर्फ़ पड़ती है। फिर कह रहा है इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी में के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। जिस पश्मीना शाल पहने होंगे ना, पश्मीना शाल इसी से बनता है जो यहाँ की बकरी मिलती है। यह ऊन कीमती इसलिए है, लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यहाँ मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं है। देखिए ये जो है पश्मीना शाल के लिए जो है इसी से बनती है। देखो ये पश्मीना शाल बुन रही है सब औरत। अब चलते केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में, देखिए दोनों क्या है, अलग अलग जगह है। वो पूर्व में है जम्मू कश्मीर के और ये भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए क्या है, बहुत ही आकर्षक है। केरल तो मसालों के लिए तो प्रसिद्ध है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है कि यहूदी और अरबी व्यापारी यहाँ आए थे। यहाँ के ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में इकाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यह बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। सोचिए क्लास 6 के बच्चों को इतना अच्छा बता रहा है तो आगे कैसी कहानी मिलेगी, आप लोग सोच सकते हैं। इसीलिए पूरा सुनिए, वीडियो को इधर उधर ना कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिन्हें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वह चीनी जालों से क्या करते हैं, हूबहू मिलते हैं। उन्हें क्या करते हैं, चीना वला कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो ये लोग जाल यूज करते हैं मछली पकड़ने के लिए उसको चीना वला कहते हैं। क्या कहते हैं, चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। जो लोग मछली को तलने के लिए यूज करते हैं क्या करते हैं, वो कहते हैं उसको चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द से एक बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी,
केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत क्या है, उपयुक्त है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल के लोग क्या करते हैं, मछली, चावल। देखिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, समझ में आ गया। वहाँ क्या है, वहाँ के मौसम और यहाँ के मौसम में बहुत फर्क है। वहाँ के रहने के प्रभाव यहाँ के रहने के अलग अलग है ना। फिर कह रहा वही हम देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। दोनों जगह क्या है, चीन और अरब से आ रहे हैं और वहाँ को प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन के व्यापारियों को क्या अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते गए हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं। खिलाफ मिलकर लड़ाई भी और क्या एक दूसरे के सपोर्ट के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया था, इकट्ठे जेल में और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे लोग वो में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें क्या है, काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह का उनका राज्य चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो क्या हो गए, सब एक थे। इसी पे एक कहानी जो है, कहानी है समझ लीजिए, चाहे गाना समझ लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। लिखा गया, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलिया वाले बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र दिया जला के, दिन खून के प्यारे हमारे भूल न जाना। हिंदुओं और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भीगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में पड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कितना बढ़िया नाट्य संग लिखा है, सोच लीजिए। चलिए, यह गीत कहाँ गई गाई? यह गीत अमृतसर में जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गाया गया। गीत कहाँ गाया गया? याद रखिए, क्वेश्चन उठ सकता है कि दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना गीत कहाँ गाया गया, तो क्या बताएंगे? यह अमृतसर के जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गाया था। कहाँ गाया गया था? अमृतसर में। कहाँ गाया गया था? अमृतसर में। चलिए, इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह भी गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के में लोगों के अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, चीज़ें जिसके अंदर अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया गया है। नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित
हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या गाया? हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान किसके द्वारा गाया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की ये एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो राष्ट्रगान को क्या है, हम 52 सेकंड में गाते हैं, और अगर कहीं भी सुनाई देता तो हमको क्या होना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए, और इसका क्या है, सम्मान करना चाहिए। फिर कह रहा है अभ्यास के लिए अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। आप लोग इसकी सूची बनाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को वे कैसे बेहतर बनाती है? जो समृद्ध विविध विचार है उनके बारे में आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है आपके अनुसार अनेकता में एकता, अनेकता में एकता के बारे में बताइए इसमें। अगला कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। कौन सा ऐसा उसमें वर्ड है जो भारत को एकता की ओर खींचती है, उसके बारे में बताइए। अगला कह रहा है लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता और ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। ऐतिहासिक भौगोलिक कारक आपसे जुड़े, मतलब अगला क्या है, अगला मतलब जैसे लद्दाख और केरल की विभिन्नता है, वैसे कौन सा और प्रदेश है जिसके बारे में ऐसी विभिन्नता है। अगला हमारा चैप्टर रहेगा विविधता एवं भेदभाव। इसको पढ़ेंगे हम लोग कल। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।